आप जो है जपियां डाल रहे हैं, जो बाइडेन के साथ भी डाल रहे हैं, एमैनुअल मैक्रोन के साथ भी डाल रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो के साथ भी डाल रहे हैं, एंड आप उनकी फ्रैंकनेस और लेवल चेक करें। खासतौर पर इंडिया जो कि हमारा एक आर्क राइवल है, तो उसको दुनिया की ग्लोबल स्टेज के ऊपर बहुत ज्यादा पजीराई मिल रही है। अब आप देखें कि अभी जो रिसेंट G7 समिट हुआ है जर्मनी में, तो इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ G7 बट उसको एज अ ऑब्जर्वर या नॉन G7 मेंबर की हैसियत से उसे बुलाया गया और उसका जो ड्यू प्रोटोकॉल है वो दिया गया। मतलब हम देखते हैं कि जो ब्लॉक G7 है उसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें 600 अरब डॉलर जो है वो प्रोजेक्ट के लिए रखे गए हैं, जी। ये उसका बदला है। ये वन बेल्ट वन रोड जो प्रोजेक्ट था जिसके तहत सीपैक जो है वो लॉन्च हुआ है, ये उसके लिए एक ऑल्टरनेट प्रोजेक्ट जो है वो बनाया गया है और पाकिस्तान को फिर इसमें से बाहर को जैसे डीप थिंकिंग है ना वो करने की जरूरत है, अदरवाइज श्रीलंका बनते देर नहीं लगेगी। सारी बात है वो। तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तानी मीडिया के कुछ जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो रिस्पेक्ट मिली जर्मनी में G7 समिट में, उसको लेकर खुद अमेरिकी राष्ट्रपति आते हैं और पीछे से मतलब आकर मोदी जी को थपथपाते हैं और हाथ मिलाते हैं। तो आप समझ सकते हो भारत का जलवा क्या था। अब G7 समिट को लेकर पाकिस्तान का जो रिएक्शन है वो आप आगे देखेंगे और ये रिएक्शन आएगा। एटलीस्ट हमें तो प्राउड होना चाहिए कि भाई जो रिस्पेक्ट भारत डिज़र्व करता था पिछले 70 साल में, वो कहीं अब हम देखने को पा रहे हैं। मतलब इस तरीके की रिस्पेक्ट। ऑब्वियसली आपको भी पता है कि मैं क्या बातें करना चाहता हूँ। ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। जय हिंद। ग्रुप ऑफ 7 वेल्दी डेमोक्रेसीज जो है, और ये दुनिया का बहुत बड़ा जो एजेंडा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड ऑर्डर में, ये सेट करते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इंडिया और इंडोनेशिया जो है उसको ये इंक्लूड कर रहे हैं एज ए पार्टनर कंट्रीज। और इसके फ़ौरन बाद एक समिट हो रही है स्पेन में जिसमें कोई 30 मेंबर स्टेट्स जो हैं इन्वॉल्व हैं, जिसमें जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर, साउथ कोरियन और बहुत सारे और जो ममालिक हैं। और ये बेसिकली मेरा ख्याल है पहली दफ़ा ये एशियन कंट्रीज़ को भी साथ इसमें बुला रहे हैं। अब अगर आप देखें कि ये जो US, UK, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, ये जितने भी ममालिक हैं अलॉन्ग विद दिस यूरोपियन यूनियन एज वेल, ये इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं जहाँ पे वो समझते हैं कि हमें किस तरह इस वक्त रशिया को जो है वो इंगेज करना है, किस तरह रशिया से जो है वो रशिया के अगेंस्ट एक नैरेटिव बनाना है और चाइना के अगेंस्ट भी नैरेटिव बनाना है। लेकिन आपको हैरानगी होगी ये सुन के और देख के कि 2 दिन पहले तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो जो चाइना ने एक हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट करवाया है, वो उसका भी मेंबर थे और वहाँ पे भी बैठे हुए थे। वो उससे पहले जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई जहाँ पे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन थे और बाकी ब्राज़ील, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका और बाकी जो चाइनीज़ थे वो बैठे हुए थे और वो टोस्ट कर रहे थे जनाब कप जो था, और एक फ्रेंडशिप और इसकी बातें हो रही थी। इधर जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो यूरोप आ गए हैं और यहाँ पे आके वो बैठ के तो वो बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त बहुत सारे जो डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव में जो प्राइमरी डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव है फॉर द G7 वो इंडिया को वेस्टर्न साइड के करीब करना है। एंड आई एम टेलिंग यू विद द फुल जो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, और ख़ासतौर पे यूक्रेन की वॉर है उसके ऊपर वो जो इसको बड़ा करीब करना चाहते हैं। इंडिया ये तो कहता है कि ठीक है जंग नहीं होनी चाहिए और इस तरह नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंडिया जो है वो जिस तरह एक वेस्टर्न ब्लॉक में इतना करीब हो गए, देखिए चाइनीज इतने करीब नहीं है जितना इंडिया करीब है, इतने करीब होके जाहिर बात है वो जो काम कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उनकी कामयाबी है कि वो ब्रिक्स में भी थे, वो हाई लेवल ग्लोबल डायलॉग ऑन डेवलपमेंट जो कि जिसको चाइना इनिशिएट कर रहा है। अब चाइना और इंडिया के मामलात बताने की जरूरत तो नहीं है ना मुझे कि उनके आपस में क्या मामलात है इधर इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी और इकोनॉमी। अक्सर मैं इस प्लेटफॉर्म पे बात करता रहता हूँ। अब जो है वो जो है ना नरेंद्र मोदी साहब जो है जपियां डाल रहे हैं, जो बाइडेन के साथ भी डाल रहे हैं,
एमैनुअल मैक्रोन के साथ भी डाल रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो के साथ भी डाल रहे हैं, एंड आप उनकी फ्रैंकनेस और लेवल चेक करें। और यहाँ पे जिस तरह आज मैं कह रहा था कि जो चाइनीज़ हमारे दोस्त हैं, वो सानू अपने उन्होंने जो हाई लेवल डेवलपमेंट डायलॉग बुलाया उसमें हमें बुलाना छोड़ गए। सो कश्मीर कहाँ पे रह गया, डायलॉग कहाँ पे रह गए, चीज़ें कहाँ पे रह गई, ये बहुत बड़े बड़े पैमाने पे जो पाकिस्तान को जैसे डीप थिंकिंग है ना, वो करने की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन। अब इसीलिए फॉरेन मिनिस्टर बिलावल ने कहा था कि वी आर डीपली डिसएंगेज विद द वर्ल्ड। और अब ये जो चीज़ें हैं कि क्या इंडिया को वो एंगेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका जो है वो बार बार ये कह रहा है जनाब कि हम जो है वो 200 अरब डॉलर जो है इकट्ठा करेंगे, हमने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करना है। अभी भी इसमें ये जो अभी मुलाकात हो रही है, इसमें भी ये बात हो रही है कि वो कह रहे हैं कि हम प्राइवेट एंड पब्लिक फंड जो हैं अगले 5 सालों में इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर सकें। अच्छा, अगर आपको याद हो जो G7 की मुलाकात इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग लंदन में हुई थी, ग्लासगो में हुई थी, जहाँ पे ये सारे इन्वायरमेंट के हवाले से बात हुई और नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए, सारे गए। वहाँ पे इन्होंने एक इनिशिएटिव दिया था, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, BW3 समथिंग लाइक दिस, B3W और B3W आई थिंक, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के नाम से जो इन्होंने एक इनिशिएटिव दिया था। अब उसमें इन्होंने बड़ा पैसा लगाने की बात की, कहा जी कि हम तो 40 अरब डॉलर उसमें उस वक्त आई थिंक, मुझे याद नहीं है, या इतना जो है वो पैसा इकट्ठा करेंगे। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि नहीं, हम 200 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं। लेकिन चाइनीज वो पुटिंग समवेयर अराउंड $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट है इन दिस BRI। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि जितने इस वक्त सारे वेस्टर्न ममालिक परेशान हैं इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन और इन चीज़ों से, क्योंकि अगर आपको याद हो कि जो मेजर डिस्कशन इस वक्त होनी थी यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में, वो तो होनी थी बेसिकली कि जी हम जो है वो क्लीन एनर्जी पे किस तरह काम करेंगे। अच्छा, क्लीन एनर्जी पे ये काम करना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई कि जो चैलेंजेस आए उसको कि हम पिछले तकरीबन 10 से 20 साल या अगर 25 साल को हम देख लें तो बहुत पीछे रह गए इन चीज़ों में। आज दुनिया हमें सीरियस नहीं लेती। क्या ऐसी कमजोरियां क्या हुई जिसके ऊपर हमने काम नहीं किया, या हमने इसको कहा कि यार ठीक है हम बस चल रहे हैं, दुनिया हमेशा हमें इसी तरह, अमेरिका भी हमें हाथों हाथ लेगा, अरब कंट्रीज भी हमें इसी तरीके से रखेंगे और बाकी दुनिया भी करेगी। लेकिन अब लगता है कि दुनिया की सोच काफ़ी चेंज हो चुकी है। बिल्कुल फ़खर, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक का आपने इंतखाब किया है हमारी फॉरेन पॉलिसी के कॉन्डक्ट के हवाले से। जैसा कि आपने जिक्र किया कि हमारी फॉरेन अफेयर्स में हमने काफ़ी वीकनेस शो की है। जब हम देखते हैं, उसका मुकाबला करते हैं अपनी नेबर्स के साथ, ख़ासतौर पर इंडिया जो कि हमारा एक आर्क राइवल है, तो उसको दुनिया की ग्लोबल स्टेज के ऊपर बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिल रही है। अब आप देखें कि अभी जो रिसेंट G7 समिट हुआ है जर्मनी में, तो इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ G7 बट उसको एज अ ऑब्जर्वर या नॉन G7 मेंबर की हैसियत से उसे बुलाया गया और उसका जो ड्यू प्रोटोकॉल है वो दिया गया। फिर अब देखें कि इंडिया ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया कि वो G20 का समिट जम्मू एंड कश्मीर में, जो इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पे होस्ट करेगा। यानी आप यू कैन इमेजिन the confidence that India has gained on the global stage के एक disputed territory which is declared disputed by the United Nations Security Council, वहाँ पे वो G20 summit का इंडिया दे रहा है। अब इन सब चीज़ों की वजूहात क्या है? Why is India making so much progress on the foreign affairs front and हम क्यों पीछे रह गए हैं? हालांकि पाकिस्तान का जो हमारा जो फॉरेन सर्विसेज जो ग्रुप है, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट पीपल, और जो इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, बिकॉज आई हैव फ्रेंड्स इन द फॉरेन ऑफिस, मैं उनकी कैलिबर को देखता हूँ, क्योंकि एक रिक्रूटमेंट से गुजरते हैं, यू नो कि CSS एग्जाम होता है, फिर उनकी इंटरव्यू स्टेज, फिर एक बड़ी एक्सटेंसिव उनकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद वो उस स्टेजेस पे जाते हैं।